बच्चों, कल हम लोगों ने अर्थशास्त्र का पहला अध्याय शुरू किया था, अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें हमने आपको बताया था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। इसी के संबंध में हमने आपको कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, जिसमें से आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है। जो टॉपिक हम लोगों ने कल कवर किया था अर्थशास्त्र और उसका क्षेत्र, उसके संबंध में देखिए प्रश्न नंबर 4 है जो दिया है मैंने। इसमें आपको करना है, प्रश्न है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये मैंने आपको स्पष्ट किया था। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है मानव क्रियाओं का अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। तो इस तरीके से आज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया वो आपको लिखना है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा खंड जो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र की विवेचना कीजिए। प्रश्न के द्वितीय भाग में आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र क्या है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र को हम 3 आधारों में बांटते हैं। पहला विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, फिर आर्थिक क्रियाओं के अनुसार, फिर आर्थिक विश्लेषण के अनुसार। वो आपको पूरा हेडिंग वाइज करके डिटेल में करना है। ये आपका लॉन्ग प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसमें भी कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो आप मुझे उत्तर लिख के भेजिए, मैं चेक करके बताऊंगी कहाँ पे क्या गलती है, कैसे इसको सही करना। और आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, आर्थिक आप सब समझ गए हैं, वे सभी प्रयास जिनके परिणाम स्वरूप धन की प्राप्ति होती है वो आर्थिक कहलाते हैं। क्रिया यानी कार्य, हम जो भी कार्य करते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाते हैं, डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाते हैं, बढ़ई मेज कुर्सी बनाता है, फर्नीचर बनाता है, तो ये सारे कार्य। तो आर्थिक क्रिया का मतलब हुआ वो सारे कार्य जिनसे कि धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। तो अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, वह क्रिया जिससे आय का सृजन होता है। आय का सृजन होता है। आय का सृजन यानी आय की प्राप्ति, आय हमको प्राप्त होती, वह सभी क्रियाएं, वह सभी कार्य, किसान का खेती करना, बढ़ई का मेज कुर्सी फर्नीचर बनाना, जुलाहे का कपड़ा बिनना, टीचर के द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, इन सभी के द्वारा आय का सृजन होता है। अतः वह क्रिया जिससे आय का सृजन होता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो भी कार्य, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो पढ़ाने का हो, चाहे कारीगरी का हो, कोई भी कार्य जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है वह सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी आय सृजन यानी आय को उत्पन्न करने वाली, धन को उत्पन्न करने वाली, आय सृजन करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रिया
आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि सभी आय का सृजन करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो सब क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती। कैसे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कि सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन क्यों नहीं करती हैं, अब इसके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले उपभोग। हम अपनी पुरानी बात पीछे कही हुए सेंटेंस में वापस जाते हैं कि सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार है उपभोग। आर्थिक क्रिया का पहला प्रकार है उपभोग। और आप सब जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वो वस्तु अपनी उपयोगिता की समाप्त करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन बदले में हमें किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। यही इसका एग्जाम्पल है कि सभी आय सृजन करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रिया होती है, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं, जैसे कि उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं, ये हम आपको कल भी समझा चुके हैं कि किसी भी वस्तु की वह उपयोगिता शक्ति, किसी भी वस्तु की वह शक्ति जो किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसका मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाना ही उपभोग कहलाता है। वस्तु की उपयोगिता का मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाना ही उपभोग कहलाता है। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन, कल भी मैंने आपको बताया था कि उत्पादन क्या है। रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, समय परिवर्तन आदि के द्वारा वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाने की क्रिया ही उत्पादन है। यानी उत्पादन का मतलब है उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता को बढ़ाना, उपयोगिता का सृजन या अधिक उपयोगी बनाना। जैसे हम लोग अपने घरों में कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई टी शर्ट है, वो खराब हो गई है, आपने उसको ऐसे फेंक दिया। आप चाहें तो उससे मॉप भी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजलेस पड़ी हुई थी, अगर हम उसको अपने प्रयोग में ले आते हैं दोबारा से, यानी कि हम उसमें कुछ उपयोगिता बढ़ा देते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है उत्पादन की प्रक्रिया। जैसे बढ़ई के द्वारा मेज कुर्सी तैयार करना। तीसरा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गई है कि उत्पादन, उत्पादन जो होता है ये दो प्रकार से होता है। पहला वस्तुओं का उत्पादन, और दूसरा है सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं का उत्पादन, सभी वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, हमारे खाद्य सामग्री, कपड़े, ये सब वस्तुओं का उत्पादन कहलाता है। सेवाओं का उत्पादन,
टीचर के द्वारा दी गई सेवाएं, डॉक्टर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, या नॉर्मली हम लोग जैसे मोबाइल का यूज करते हैं तो कॉल सेंटर पे हम कॉल करते हैं, वहां से हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, बल्कि हमारी जो क्वेश्चंस थे, हमारी जो क्वेरीज थी, उनको शांत किया जाता है, तो वहां से हमें एक उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रिया सेवाओं का उत्पादन कहलाती है। तीसरा है विनिमय। विनिमय का अर्थ भी मैं कल आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी दो पक्षों के बीच होने वाला ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है। ये जो विनिमय या लेन देन है, ये दो प्रकार का होता है, मुद्रा विनिमय तथा दूसरा वस्तु विनिमय। मुद्रा विनिमय में क्या होता है, हम एक वस्तु खरीदने के लिए बदले में मुद्रा का भुगतान करते हैं। जैसे आजकल वास्तविक जगत में हमें एक पेन की आवश्यकता है, तो हम पेन स्टेशनरी के शॉप पे जाते हैं, उसको पैसे देते हैं और बदले में एक पेन ले लेते हैं। और स्टेशनरी के शॉप वाला क्या करेगा, हमको पेन बेचेगा, उस पैसे को लेगा और उससे जाकर के जैसे उसे अपने घर के लिए खाद्यान्न लाना हो, अपने बच्चे के लिए कपड़ा लाना हो, स्कूल की किताबें लाना हो, तो वो ले आएगा। यानी फिर मुद्रा विनिमय में दो वस्तुओं के बीच में मुद्रा आती है, यानी वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के माध्यम से होती है। एक वस्तु ली गई, बदले में मुद्रा दी गई, फिर मुद्रा देकर के दूसरी वस्तु प्राप्त की गई, ये कहलाता है मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है? प्राचीन काल में जब हमारी अर्थव्यवस्था का इतना विकास नहीं हुआ था, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, तरह तरह की वस्तुएं नहीं थी, उस समय लोग क्या करते थे, अपनी जो उनके पास जो भी वस्तुएं हुआ करती थी, अपनी आवश्यकता से अधिक की वस्तु किसी दूसरे को दे दी और बदले में उससे वो वस्तु ले ली जिसकी उसको आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए राम के पास गेहूं है, 10 कुंटल गेहूं है, लेकिन उसका उपभोग कितना होना है, 6 कुंटल का, यानी 4 कुंटल उसके पास एक्स्ट्रा है। दूसरा व्यक्ति श्याम है, उसके पास चावल है 10 कुंटल, लेकिन उसका उपभोग है 6 कुंटल का और 4 कुंटल उसके पास भी एक्स्ट्रा है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में, क्योंकि दोनों इनकी आवश्यकता से अधिक है, ये बहुत जरूरी बात है वस्तु विनिमय के लिए कि हम कम आवश्यक वस्तु का अधिक आवश्यक वस्तु से लेन देन करते हैं, अधिक आवश्यक वस्तु से बदला करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर उसको 10 कुंटल गेहूं उसके पास में है, उसको आवश्यकता केवल 6 कुंटल गेहूं की है, 4 कुंटल गेहूं उसके लिए कम उपयोगी है, और जबकि चावल उसके लिए अधिक उपयोगी, क्योंकि चावल उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए, और यही श्याम के साथ में होगा, उसके पास भी 4 कुंटल चावल जो है वो एक्स्ट्रा में है। इसलिए ये दोनों आपस में अपनी वस्तुओं का अदला बदला कर लेंगे और दोनों के पास अधिक उपयोगी वस्तु पहुंच जाएगी, कम उपयोगी वस्तु जो दूसरे के लिए अधिक उपयोगी थी उसके पास पहुंच जाएगी। तो ये हो गया हमारा वस्तु विनिमय। विनिमय की इस प्रक्रिया को मूल्य निर्धारण भी कहते हैं। विनिमय को हम मूल्य निर्धारण भी कहते हैं, क्योंकि विनिमय में जब हम लेन देन करते हैं तो कितनी मुद्रा के बदले में कितनी, कौन सी वस्तु प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, इसका निर्धारण यहाँ पर होता है। इसीलिए इसको हम मूल्य निर्धारण का भी कहते हैं। मूल्य निर्धारण 2 प्रकार का होता है। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण तथा दूसरा साधनों का कीमत निर्धारण।
वस्तुओं का, जो वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, मार्केट में जो वस्तुएं हमें उपलब्ध रहती हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, आपके खाद्यान्न हो सकते हैं, आपकी उपभोग वस्तुएं हो सकती हैं, आपकी पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। साधनों का कीमत निर्धारण यानी साधन क्या होते हैं, जो उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। इन 5 साधनों के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही उत्पादन संभव होता है। तो जब चूंकि सामूहिक प्रयास थे, इसलिए प्रत्येक साधन को अलग अलग कितना हिस्सा मिलना चाहिए, उस उत्पादन प्रक्रिया में किस साधन का, भूमि का, श्रम का, पूंजी का कितना योगदान है, उनको किस हिसाब से मूल्य प्राप्त होंगे। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए भूमि है, उत्पादन का साधन भूमि है, तो भूमि को बदले में लगान मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? लगान। भूमि को लगान मिलता है, तो कितना लगान, अगर आपने 4 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग किया है तो उसको कितना लगान भूमिपति को प्राप्त होगा। भूमि के मालिक को हम क्या बोलते हैं? भूमिपति। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये है साधन का नाम, ये उसका पारितोषिक और ये उसका स्वामी। ये प्रश्न बच्चों आ सकते हैं बहुविकल्पीय में कि भूमि के स्वामी को क्या बोलते हैं? भूमिपति। या भूमि को उत्पादन कार्य के बदले कौन सा क्या प्राप्त होता है? तो लगान। वैसे ही दूसरा है श्रम। श्रमिक को अपने श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है और श्रम के मालिक को हम श्रमिक बोलते हैं। पूंजी प्रत्येक उद्योग की आधारशिला है। बिना पूंजी के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। पूंजी को बदले में मिलता है ब्याज। पूंजी के प्रयोग के बदले हम पूंजी के स्वामी यानी पूंजीपति को ब्याज का भुगतान करते हैं। नंबर 4 संगठन, जो उत्पादन के इन सभी साधनों को एक उचित अनुपात में मिलाता है जिससे कि अधिकतम उत्पादन न्यूनतम लागत पर हमें प्राप्त हो सके। तो संगठन, इसको मिलता है वेतन और इसके स्वामी को बोलते हैं हम संगठनकर्ता। और पांचवा साधन साहस। साहस के बदले में उसे लाभ भी मिल सकता है और उसे हानि भी प्राप्त हो सकती है। अगर उसका उद्योग सफल है, कम कीमतों में अधिक उत्पादन करता है तो उसे लाभ होगा। अगर उसका मार्केट में मंदी आ जाए या अन्य किसी कारण से उसको जो भी उसने उत्पादन कार्य में खर्चा किया है, व्यय किया है, अनुपात जो मिलाया है साधनों के, उस अनुपात में उसको पारितोषिक ना मिले तो उसको हानि भी प्राप्त हो सकती है। साहस के स्वामी को हम साहसी बोलते हैं। बच्चों इतना क्लियर हुआ? आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हम आपको बता रहे थे। पहला प्रकार है उपभोग। उपभोग यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना। 2 प्रकार का है, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन। वस्तुएं क्या होती हैं? जो भौतिक रूप में, मूर्त रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। सेवाएं, जिनके बदले में हमें भौतिक या मूर्त रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन अमूर्त रूप से, अभौतिक रूप से वो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कॉल सेंटर का, वो कहलाता है सेवाओं का उत्पादन। तीसरा है विनिमय। विनिमय यानी लेन देन। लेन देन 2 प्रकार का होता है, मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय। मुद्रा विनिमय में मुद्रा के माध्यम से लेन देन होते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का ही आपस में आदान प्रदान होता है। एक व्यक्ति अपनी कम आवश्यक वस्तु को दूसरे व्यक्ति की से अधिक आवश्यक वस्तु से बदल लेता है। विनिमय को ही हम मूल्य निर्धारण भी कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण या साधनों की कीमत का निर्धारण। साधन उत्पादन के 5 हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। भूमि का जो पारितोषिक है या भूमि का प्रयोग के बदले में जो भी उसको भुगतान दिया जाता है वो लगान कहलाता है और भूमि के मालिक को हम भूमिपति बोलते हैं। श्रम को बदले में मजदूरी मिलती है, उसको हम श्रमिक बोलते हैं। पूंजी के प्रयोग के बदले ब्याज मिलता है और उसके स्वामी को हम पूंजीपति बोलते हैं। संगठन, जो संगठन करता है जो व्यक्ति, उसको अपने कार्यों के बदले में वेतन प्राप्त होता है और उसके स्वामी को हम संगठनकर्ता बोलते हैं। नंबर 5 साहस। साहस को लाभ और हानि दोनों हो सकती है। उसके उत्पादन
कुशलता कितनी है उसके आधार पर तथा उसके स्वामी को हम साहसी बोलते हैं। ये 3 आपको स्पष्ट हो गए होंगे। चौथा है निवेश। निवेश, अब बात ये आती है कि हम निवेश किसे कहते हैं। भविष्य में वस्तुओं के उत्पादन के लिए वर्तमान आय का कुछ हिस्सा जो हम किसी कार्य में लगाते हैं वो निवेश कहलाता है। आप परिभाषा लिख लीजिए निवेश की। निवेश को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। भविष्य में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए साधनों पर किया गया व्यय। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपके फैमिली में 10,000 रुपये मासिक इनकम है, 10,000 रुपये आते हैं। 10,000 रुपये में से आप 8,000 रुपये अपने खाने खर्चे, दवा, शिक्षा सब पे व्यय कर लेते हैं और 2,000 रुपये जो बचे हुए हैं उनको आप जमा कर लेते हैं। एक महीने आपने जमा किया, अगले महीने आपने 1,000 रुपया बचा, बाकी उस महीने कुछ खर्चे बढ़ गए तो 9,000 खर्च कर लिया, 1,000 बचा। इस तरीके से पहले महीने आपके पास 2,000 बचे, अगले महीने मान लीजिए 1,000 बचा, फिर उसके अगले महीने आपके पास 2,000 बच गया। तो ये सब क्या थी? बचत। जो भी आय है, हमारी आय का वह भाग जो कि हम उपभोग नहीं करते हैं और हमारे पास बच जाता है, उन सबको मिलाकर यदि हम भविष्य में अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे जिस साधन पे खर्च करेंगे वो कहलाएगा निवेश। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और कि आपको अच्छे से सिलाई आती है, आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, आपने हर महीने पैसे बचाए, आपके पास 5,000 रुपए हो गए। 3 महीने पैसे बचाने के बाद में आप गए बाजार से, आपने एक सिलाई मशीन ली, तो ये जो 5,000 रुपए से आप सिलाई मशीन लाएंगे वो आपका निवेश कहलाएगा, क्योंकि हर महीने आप कपड़ों को सिलेंगे और उनसे आपको अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। यानी भविष्य में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए साधनों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है, जो कि हमें अतिरिक्त आय प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो इस तरीके से आप जो कल मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें प्रश्न नंबर 10 आर्थिक क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर आपको मैंने अभी दे दिया, समझा दिया है। उसको आपको डिटेल में लिखना लॉन्ग क्वेश्चन में कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आय अर्जन करने वाली क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं के भेद आपको 4 बताया मैंने, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, आर्थिक समस्या। बच्चों जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। हम एक आवश्यकता पूरी करते हैं, दूसरी आवश्यकता हमारे सामने जाती है। जैसे आप ही हैं, आपको किसी महीने मन किया कि हमें नई ड्रेस चाहिए, आपके पेरेंट्स ने दिला दी। उसके बाद आपको उसके अगले महीने लगा कि हमको अब तो घड़ी भी चाहिए, आपने घड़ी की जिद कर ली, आपके पेरेंट्स ने घड़ी दिला दी। तीसरे महीने आपको लगा कि नहीं अब तो हमें स्कूटी भी चाहिए, हम पैदल नहीं जा सकते, रिक्शे से नहीं जा सकते, तो हमें स्कूटी भी चाहिए। इस प्रकार से जो हमारी आवश्यकताएं हैं कभी समाप्त नहीं होती, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वस्तुओं से संबंधित हो, चाहे संसाधनों से संबंधित हो, रोज नित्य नई हमारी आवश्यकताएं खड़ी होती रहती हैं। इसलिए जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, आवश्यकताओं का स्वरूप कैसा है, अनंत या असीमित। यानी आवश्यकताएं अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होती। असीमित भी कह सकते हैं और हम अनंत भी कह सकते हैं।
और फिर अब दूसरी चीज आती है साधन। साधन हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? धन या मुद्रा का। जो मुद्रा हमारे पास होती है वो सीमित होती है। जैसे आपके परिवार की आय 10,000 रुपए महीने है, तो इस बार आप अगर चाहें कि अगले महीने हमें स्कूटी खरीदनी तो हमको 1 लाख रुपए मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको 10,000 रुपए जो फिक्स इनकम है आपको वही मिलेगी। आपको उसी में से बचत करके ही अपने भविष्य में स्कूटी खरीदने के लिए पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी जो हमारे साधन हैं, साधन हमारे सीमित हैं। तीसरी बात क्या होती? साधनों की प्रकृति कैसी है? वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी एक से अधिक प्रयोगवादी। जैसे आपको पॉकेट मनी के लिए 100 रुपए मिले, उन 100 रुपयों से आप पिज्जा हाउस में जाके पिज्जा भी खा सकते हैं, आप कॉपी पेन भी खरीद सकते हैं, या आप मूवी देखने भी जा सकते हैं। कई सारी चीजें हैं, लेकिन आप किसमें खर्च करना पसंद करेंगे? आप स्टूडेंट से तो आप सबसे पहले यही चाहेंगे कि पहले हम किताब खरीद लें। किताब खरीदने के बाद अगर पैसे बचते हैं तब आप पिज्जा खाएंगे, उसके बाद भी अगर पैसे बचे तब आप मूवी जाएंगे। यही क्रम होगा ना? यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए साधन चूंकि सीमित हैं, तो इन सीमित साधनों के हमें वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, एक से अधिक प्रयोग होते हैं। कब हम कौन सी आवश्यकता के लिए साधन को व्यय करेंगे, ये आवश्यकता की तीव्रता पर डिपेंड करता है। आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है कि हम पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करेंगे। तो वैकल्पिक का मतलब होता है एक से अधिक कार्यों में प्रयोग होना। इतना समझ में आया बच्चों कि आवश्यकताएं अनंत या असीमित हैं, साधन सीमित हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, एक से अधिक प्रयोग हैं। ऐसा होने पर क्या होगा? सीमित साधनों से हमें अपनी असीमित आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। नोट डाउन करिए। साधन सीमित होते हैं तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। साधन सीमित होते हैं तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो इन दोनों के बीच जो हमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है, यानी सीमित अर्थात वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बैठाना हमारे सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बैठाना हमारे अर्थात वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बैठाने के कारण हमारे सामने
चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की यह समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए के से आप 3 काम अपने कर सकते हैं, तो आपको चुनाव करना पड़ा कि हम पहले कौन सा काम करें, उसके बाद कौन सा काम करें, उसके बाद कौन सा काम करें। यही है चयन की समस्या, और चयन की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या के कारण, यानी आर्थिक समस्या या चयन की समस्या। आर्थिक समस्या या चयन की समस्या किन कारणों से उत्पन्न होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होने के कारण चयन की समस्या या आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। नंबर दो क्या था? पहली आवश्यकताएं थी, दूसरा क्या था बच्चों? साधन। लेकिन उससे पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे। जैसे अभी मैंने कहा था कि आप अपने 100 रुपए से आप पहले किस आवश्यकता को पूरा करेंगे, उस समय आपने क्या ध्यान में रखा था कि सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है। अधिक आवश्यकता का मतलब है अधिक तीव्र आवश्यकता। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का दूसरा कारण क्या है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। यानी कुछ आवश्यकताओं को हमें तुरंत पूरा करना पड़ता है और कुछ आवश्यकताओं को हम भविष्य के लिए टाल सकते हैं। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होने के कारण नंबर 3, 2 बातें आवश्यकताओं से निकल गई। पहले था तो मैंने आर्थिक समस्या बताया था, उसमें 3 मुख्य तत्व थे आपके आवश्यकताएं, साधन और वैकल्पिक प्रयोग। तो आवश्यकताओं से 2 बातें निकल के सामने आ रही कि आवश्यकताएं असीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आवश्यकताओं की तीव्रता में भी अंतर होता है कि कौन सी आवश्यकता पहले पूरी की जाए, कौन सी आवश्यकता बाद में पूरी की जाए। इस आवश्यकताओं में भी अंतर होता है। तो ये 2 कारण हो गए आर्थिक समस्या के कारण, क्यों आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा आएगा आपका साधन सीमित। साधनों की सीमितता के कारण चयन या आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 4, साधनों के एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के कारण भी आर्थिक समस्या या चयन की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 5, मुख्य रूप से लास्ट में क्या आएगा? चयन की समस्या। हम लोग पढ़ रहे हैं ना चयन की समस्या या आर्थिक समस्या के कारण, तो चयन की समस्या लास्ट में है। चुनाव की समस्या। आप पहले 2 बातें किससे संबंधित हैं? आवश्यकताओं से संबंधित है। दूसरी बाकी दोनों बातें साधनों से संबंधित है। तीसरी बात है इन दोनों के बीच में हम सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे, यह है चयन की समस्या। चयन की समस्या के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है।
बच्चों ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं प्रश्न बता दे रही हूँ, जो कल मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन है इसका। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2, चुनाव की समस्या क्या है। चुनाव की समस्या क्या है, इसके कारण बताइए। बच्चों इसमें प्रश्न में दिया है 2 कारण बताइए, लेकिन आपको सभी कारण लिखने हैं, 5 कारण लिखने हैं कि आवश्यकताएं असीमित होने के कारण, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर के कारण, साधनों की सीमितता के कारण, साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के कारण, चयन की समस्या के कारण, इनके बीच सामंजस्य बैठाने के कारण। यहाँ पे आप सामंजस्य बैठाने के कारण भी लिख सकते हैं। सामंजस्य बैठाने के कारण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।